भारतीय संविधान सभा के बारे में है तो यह कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बनाई गई थी। जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। सबसे पहले इसका विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के और 93 देसी रियासतों के। कांग्रेस को इसमें से 208 सीट मिली थी जब चुनाव हुआ और मुस्लिम लीग को 73 स्थान, 15 अन्य दल जीते थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और हैदराबाद रियासत जो थी वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे इसके प्रतिनिधि। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। मुस्लिम सिख साधारण। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद थे इसके, और मौलिक अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों की उप समिति एचसी मुखर्जी। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें से 213 सामान्य थे और 79 मुसलमान, 4 सिख। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, इनके सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 33 थी, महिला 15 थी। महिला जो थी वो 15 थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यवाही इसकी 13 दिसंबर से 2 दिन बाद, मतलब 9 को गठित हुई, 11 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है इसकी कार्यवाही प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद अनेक समितियां नियुक्त की गईं। इसमें BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसका प्रारूप तैयार किया था BN राव। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। पहले इनका बंगाल से चुनाव हुआ था, बाद में बॉम्बे से। 3 जून 1947 की योजना जो है वो जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार कुल संख्या 324 नियत की गई थी भारतीय संविधान सभा की, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देसी रियासतों के लिए थे। कैबिनेट मिशन जो 1945 के आया था, इसके प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय था। इनके अंदर जान मथाई उद्योग आपूर्ति था, बलदेव सिंह रक्षा था, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल थे, राजगोपालाचारी शिक्षा, CH भाभा कार्य खनन बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी इसमें संविधान सभा में, पहले नहीं शामिल थी। इसमें लियाकत अली वित्त थे, आई चुंदरीगर वाणिज्य थे, अब्दुल रब नस्तर संचार थे, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि बंगाल के SGF थे, गजांतर अली जो था वो स्वास्थ्य के थे। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा पहली बार गठित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। एक साल बाद 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया था। 31 अक्टूबर को पुनर्गठन किया गया था। 31 दिसंबर को संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देसी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और 21 फरवरी 1948 को ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान सभा का प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन इसका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था और 284 सदस्य उपस्थित थे जब जो है संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया था संविधान को। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन मंत्री, कौन कौन विभाग था? तो
सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अबुल कलाम शिक्षा, जान मथाई रेलवे, अंबेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, सी एच भाभा जो थे वो वाणिज्य विभाग था इनके पास में। और जो इसके पहले जो गठित था स्वतंत्रता के पहले, उसमें सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह के थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार, आर के सडमुड़ चिट्टी वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, वी.एन. गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा। और जवाहरलाल नेहरू के पास वैज्ञानिक शोध, प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले इनके पास थे। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते थे और सचिव थे वी.पी. मेनन, रियासतों का एकीकरण करने के लिए। बहस 114 दिन हुई थी। 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था संविधान। 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। अंतिम बैठक किसकी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माणार्थ भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था संविधान सभा ने। संविधान में कुल 15 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, केवल 15 अनुच्छेद। बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रध्वज। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना जो है सहायता करेगी। बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 1973 में आया था, बेरुवाड़ी 1960, केशवानंद भारती 1973 में आया था, इसमें कहा था कि अंग है। इसको मूल ढांचा का सिद्धांत भी कहा जाता है केशवानंद भारतीवाद को, लेकिन इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण जो है कम हो। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना और 2 प्रकार के समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। भारत सरकार नियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, राज्यों का संघ। लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
बाकी संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, और उस पर महाभियोग, ये सभी जो है यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सब यूएसए से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं, ये जर्मनी से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद। आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य वगैरह में जो व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, तो राष्ट्रपति लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन वगैरह वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, इन सब पे जो करेगा, और निर्वाचक मंडल क्या कैसे रहेगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त बैठक और केंद्र राज्य के बीच संबंध, शक्तियों के विभाजन, ये सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास संघात्मक विशेषताएं, ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचित, पहली अनुसूची में राज्य, संघ और उसके राज्य जो दिए गए हैं। इसमें 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ है। दूसरी में वेतन भत्ता है। तीसरी में शपथ है मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वगैरह की। राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बोला गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठी अनुसूची अमेमित्री के जनजाति प्रशासन के बारे में है। सातवीं में शक्तियों का बंटवारा है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है। संघ सूची में इसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में जो है वो 52 विषय हैं। समाचार पत्र, वन, बिजली, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, ये सब जो है, आर्थिक नियोजन, ये सब समवर्ती सूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी, 67 में सिंधी, 21वां संविधान संशोधन। 1992 में नेमको, कोकड़ी, मणि, नेपाली, 71वां संविधान संशोधन। और 2003 में सम्मय बोडो, 92वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम है। 11 जनवरी 2007 को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है 2007 के बाद से। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल संबंधित प्रावधान है। इसमें 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में 18 विषय है। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर विलय पत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जो थे वो रियासतों का संघ में मिलाए थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, तो इसमें अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संबंधित। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, सीमा या नाम में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण अगर बनाना हो तो 3 में, और सीमाओं में परिवर्तन वगैरह।
संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 का, संघ 52 से 51, 100 राज्य 152 से 237, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायतें 243 से 243 कड़ा तक, नगर पालिका 243 ता से 243 या 6 तक, सहकारी समितियाँ 243 या जा से या ना तक, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध 245 से 263 तक, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक, 14 का में अधिकरण है, 323 का से 323 खा में, 15 में निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 17 राज्य भाषा, 9 खा में भाग 4 का में मूल कर्तव्य, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 3 में मौलिक अधिकार, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में पहली अनुसूची भाग खा के राज्य, 8 अनुसूची में 8वीं में संघ राज्य क्षेत्र, 9 पंचायतें, 9 का में नगर पालिकाएं, 9 खा में सहकारी समितियां, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध, 12 वित्त संपत्ति संविदाएं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य भाग 13 में है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, 14 का में अधिकरण है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया मिलकर एक समिति गठित किया था, जिसको जेवीपी समिति कहा जाता है। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था, लेकिन इसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का समर्थन किया था गठन का, और भाषा का आधार पर विरोध किया था। जेवीपी समिति भी, जिसमें नेहरू, पटेल, सीतारमैया थे, ये भी जो है भाषाई आधार पर मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू जो नेतृत्व करता थे, उनके कहने के अनुसार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। उसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पडिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। उस समय 14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी, अनम चंद्रनगर, केरिकल, इन सबको भारत को सौंप दिया था। इन सबको मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था। गोवा को 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव, इन सबको पुर्तगालियों से कार्रवाई करके मुक्त कराया गया था। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इनका कार्य होता है केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने का। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं क्षेत्रीय परिषद के। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती इलाहाबाद, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, दक्षिणी चेन्नई में है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन 8 अगस्त 1972 में किया गया था। 8 अगस्त 1972 में। जन्म से नागरिकता 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में जिसका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, 'वो भारत के नागरिक होंगे।
जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तब भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। माता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है कि माता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र अगर बन जाए तो 6 माह पूर्व पंजीकरण कराने के 6 माह पहले भारत में रहना जरूरी होता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा यह है घटा करके 6 माह कर दिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में है 12 से 35 में। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द है, प्रयोग इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। इसका मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ये वाद योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, इस पर युक्ति प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं इसके उल्लंघन पर, और उच्च न्यायालय में 200 अनुच्छेद 26 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और सीधे भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जरूरी नहीं पहले उच्च न्यायालय में जाए फिर वहाँ जाए। मूल संविधान में 7 थे। 44वें 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19(1)(f) में जो था उसको हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, प्रारूप बनाया था नेहरू ने, अब प्रस्तुत किया था वल्लभ भाई पटेल ने। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो 14 में विधि के समक्ष समता है, ये सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से लागू होता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी इन लोगों के लिए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है, लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और ओबीसी के संबंध में आयोग बनाया जा सकता है, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बराबरी का प्रबंध किया जा सकता है राज्य द्वारा। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण ये सब जो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, और ये विशेष उपाधि नहीं माने जाते हैं। भारत का कोई नागरिक यदि किसी अन्य देश से भारत कोई उपाधि लेता है तो बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का। इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था पहले मूल संविधान में, अब 6 है। 19 वाली जो है 1944 संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। 6 तरह के 19(1) में बोलने की, बी में बिना हथियार एकत्रित, सी में संघ, डी में डोलना मतलब आवागमन, ई में निवास और बसने की, जी में व्यापार जीविका। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत मिलती है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, जो कानून है उसी के अनुसार सजा, और अपने लिए गवाही नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। इसी के तहत स्वच्छ पर्यावरण के व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में गठित किया गया था। इसके मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अन्य पीठें जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में हैं। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, और अपने पसंद के वकील से उसको सलाह लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध संबंधी, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि इससे ज़्यादा उसको रखना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाना चाहिए उसको कि किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। और दूसरा, निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्युदय प्रदान करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 में बालकों का है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों वगैरह में नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता 4 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण करने की विधि, ये सब कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो धार्मिक हो। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 2 हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। 6 समुदाय हैं, कौन कौन? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री का 2005 में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्टियोरी, अधिकार परीक्षा क्योटो वारंटो। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। इसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार। संविधान संशोधन ये गोलकनाथ 1967 में आया था। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 368 में संशोधन किया गया। यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में की गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये कहा गया है कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें गोलकनाथ वाद को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। मिनर्वा मिल्स जो 1980 में आया था, इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। भाग 4 36 से 51 आयरलैंड नीति निषेध तत्व न्यायालय में लागू नहीं हो सकते हैं, मतलब वाद योग्य नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेश प्रपत्र वर्ष 1950 में राज्य के नीति निषेध तत्व के रूप में समाविष्ट किए गए और अनुच्छेद सरकार अधिनियम 1935 में ये अनुदेश प्रपत्र के रूप में थे। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39 का में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ख में है समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और इसको नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। अनुच्छेद ग में है
39 ग में है पुरुष और स्त्री सभी को समान आजीविका का पर्याप्त साधन। अनुच्छेद 39 ग में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ग में है धन का समान वितरण होना चाहिए और पुरुषों और स्त्रियों में धन का समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में है। (1773) का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने गुप्त कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। यहीं से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी थी। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसमें सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मार्शल, वारवेल। प्रथम गवर्नर जनरल इसके तहत वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। मद्रास और बम्बई को ये जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, अन्य थे हाइड चैम्बर और लिमेस्टर। कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और लोगों से उपहार, रिश्वत इन सब लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। निदेशक मंडलों की संख्या बढ़ा करके 18 से 24 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 1781 का बंदोबस्त कानून, इसको कहा जाता है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या बंदोबस्त कानून। इसके तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिए गए थे। प्रांतीय न्यायालय से अपील गवर्नर जनरल के पास की जा सकती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट जो है वो क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहता था। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा था, बर्क ने लगाया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया था। राजनीतिक कार्य जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और व्यापारिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1784 के अधिनियम से ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। यह ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज है। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। जो नियंत्रक मंडल जो था वो राजनीतिक मामले देखता था। चांसलर ऑफ एक्सचेंजर एक राज्य सचिव, प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटा करके 3 कर दी गई थी। जो पहले 4 थी अब 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या अब 3 हो गई थी। फिर आ गया 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। इस अधिनियम को लाए जाने का कारण जो था वो गृह सरकार के क्षेत्र में जिस द्वैध शासन की स्थापना हुई थी इसके कार्यों में काफ़ी विलम्ब, आपसी टकराव, इन सब चीज़ों की वजह से ये दूर करने के लिए इन सब चीज़ों को लाया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों को शक्तियाँ प्रदान की गई थी 1786 के एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, वो था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793 है। इसके तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम चार्टर एक्ट था ये। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम चार्टर एक्ट था ये। व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी कमिश्नरों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी कमिश्नरों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई थी। सभी कानून और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामले देखता था। चार्टर अधिनियम 1813। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा जो कि 1833 के अधिनियम में समाप्त हो गया था। चाय और चीन के साथ भी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। विलियम फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत आई। शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष देने की बात की गई थी 1813 के नियम में। 1800
1933 का अधिनियम व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कंपनी को व्यापारिक कार्य समाप्त, केवल राजनीतिक कार्य ही करना था अब कंपनी को। यूरोप के नागरिकों को भारत आने, यहाँ पर भूमि खरीदने और संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। 1833 के अधिनियम ने इसके तहत धारा 87 जो थी वो धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत इत्यादि के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में आया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 का था, इसका अध्यक्ष मैकाले था। इसके तहत भी भारत में शिक्षा की नींव पड़ी। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था, इसके तहत भी शिक्षा की नींव पड़ी। तो भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की नींव 3 से पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, अध्यक्ष मैकाले था, और प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। नेक्स्ट है 1833 के अधिनियम के तहत ही भारतीयों को कंपनी में पद धारण करने का अधिकार मिला गया। जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीकरण की शुरुआत जो है 1833 के अधिनियम द्वारा की गई। अब भारत के गवर्नर जनरल, भारत जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल था विलियम कैंडेविस बेंटिक। 1833 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य, विधि सदस्य, जोड़ा गया था। वो भी 1833 के अधिनियम द्वारा ही जोड़ा गया था। लॉर्ड मैकाले को पहला कानूनी सदस्य बनाया गया था। 1833 के अधिनियम में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत ही दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। और 1843 में जाकर के एलन बेरो ने इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। अब आ गया 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ सदस्यों की संख्या में कमी की गई। डलहौजी के समय में आया था। डलहौजी का कार्यकाल जो था वो 1848 से 1856 था। 1853 में मुंबई से थाणे पर ट्रेन भी चलाया था 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर। डलहौजी का पूरा नाम जो था जेम्स एंड्रयूज रैमजे डलहौजी था। जेम्स एंड्रयूज रैमजे डलहौजी। तो 1853 का एक्ट जो था उसके तहत कोर्ट ऑफ सदस्यों की संख्या कमी की गई। सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। सभी सेवाओं में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किए जाने का प्रावधान चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 में किया गया। 1853 के अधिनियम में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रेसिडेंसी बनाने का अधिकार और पुरानी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार मिला। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामले देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीतिक मामले। 1853 में पंजाब में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। वो 1853 के अधिनियम से ही किया गया था। शासन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट भेद किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया था 1853 के तहत। विधान परिषद को छोटी संसद भी कहा जाता था, जिसमें 12 सदस्य होते थे। तो विधान परिषद का गठन 1853 में किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के तहत छोटी संसद 12 सदस्य थे इसमें। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य लायक कब गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और 1853 चार्टर एक्ट के तहत वही विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। और प्रथम जो है विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले जो था इसकी अध्यक्षता में बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 ये कैनिंग के समय में आया था। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है, लंदन में है ये। भारत शासन अधिनियम 1858 कैनिंग के समय में आया था। 1856 से 62 इसका कार्यकाल था। 1857 के विद्रोह के बाद इसको लाया गया था 1858 में। इसका उद्देश्य भारत पर शासन करना और सख्त नियंत्रण स्थापित करना था। भारत का शासन कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, विक्टोरिया को। 58 के अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था।
भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है इसको कहकर बुलाया गया। किसको? तो जो भारत शासन का कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, तो उसके तहत भारत सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाने लगा। 1858 का नियम जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाने वाला भारत सचिव द्वारा किया जाना था। जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे कार्य, अब भारत सचिव कार्य करेगा, वही वाला। भारत सचिव के परामर्श के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था और उनका कार्य था भारत सचिव को परामर्श देना। जिसमें जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था 1858 के तहत, उसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 का चुनाव होता था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय पुकारा जाने लगा था और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त कब हुई? 1935 में। और गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, या भारत का पहला वायसराय, या अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। भारत जनरल के काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी भारत सचिव द्वारा उसके काउंसिल के बहुमत के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसके तहत पहली बार विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव पड़ी। 1861 में विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव पड़ी। इसके द्वारा पहली बार लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का चुटकी भर समावेश किया गया, मतलब लोक प्रतिनिधित्व का थोड़ा बहुत विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। वायसराय की परिषद में 5वें सदस्य का प्रावधान किया गया जो विधि वेत्ता होता था। तो विधि आयोग कब बना था? 1833 के अधिनियम में लॉर्ड मैकाले की उसमें। और विधि वेत्ता किसके तहत आया 5वें सदस्य के रूप में? तो 1861 में आया। गवर्नर जनरल या वायसराय को विशेष परिस्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के तहत दिया गया। राज्यपाल जो है अब वर्तमान में 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति 123 के तहत करता है। 1873 का जो अधिनियम था 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1873 के अधिनियम द्वारा 1884 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया 1873 के अधिनियम द्वारा। और 1876 का शाही उपाधि अधिनियम जो था वो महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके तहत 1876 का शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1862 में तीनों जगह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई और इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई। तो 1862 में 3 जगह बनाया गया था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। सबसे पहले बना था कलकत्ता में और फिर मद्रास और बम्बई में, और इलाहाबाद में 1866 में बना हाई कोर्ट। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो किया गया लेकिन निर्वाचन शब्द का यूज नहीं किया गया था। निर्वाचन शब्द की जगह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का यूज किया गया था। बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कुछ एक मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे और गैर सरकारी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, केवल सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 1945 का जो चुनाव था वो केंद्रीय विधानसभा भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन था, जो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो 1919 के अधिनियम के तहत अंतिम चुनाव जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था। ये सही है। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता था। मार्ले जो था वो भारत सचिव था और मिंटो जो था वो वायसराय था। वायसराय था मिंटो और भारत सचिव था मार्ले। मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है और मार्ले मिंटो सुधार जो था वो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आया था। इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। पहली बार चुनाव का प्रावधान करने के साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल केवल मुस्लिमों के लिए था। अब विधानसभा में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार हो गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद और भारत सचिव की भारत परिषद में भारतीयों को स्थान मिल गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत परिषद में भारतीयों को विधि निर्माण करने का थोड़ा बहुत अधिकार मिला था। वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में और भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त किए गए थे। तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए और भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त किए गए। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा सर्वनाश कर दिया मार्ले मिंटो सुधार ने। मुंशी ने कहा कि प्रजातंत्र को जान से मार डाला इसने। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था, मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था इसमें। इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय विधान पालिका फर्स्ट टाइम जो है द्विसदनात्मक हुई केंद्र में। राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था और लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। पहली बार 1919 के तहत केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई अथवा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया और इसका विस्तार जो था प्रांतीय स्वायत्तता का, इसका विस्तार 1935 के अधिनियम में किया गया था। 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार थोड़ी बहुत महिलाओं को प्राप्त हुआ और 1926 में संपूर्ण महिला समाज को वोटिंग का अधिकार मिल गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड में वोट का अधिकार दिया गया था महिलाओं को या सबको। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया 1919 के नियम के तहत, संरक्षित और हस्तांतरित विषय। संरक्षित में रेलवे, राजस्व, सेना ये सब थे। गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायतें ये सब था। हस्तांतरित विषय जो था मंत्रियों के जिम्मे था, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत ही ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। 1922 में सर्वप्रथम इंडिया में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की परीक्षा सेंटर बना। 1922 में सर्वप्रथम इंडिया में इलाहाबाद में सेंटर बना था लोक सेवा आयोग का। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। 1919 के अधिनियम के तहत 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था। 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य जो था वो भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। 1922 से ICS भारत में होने लगी, दिल्ली और इलाहाबाद में। 1941 में ICS में भारतीयों का परसेंट यूरोप वासियों से अधिक था।
सिविल सेवा आयोग की परीक्षा की स्थापना जो है सबसे पहले 1854 में लंदन में किया गया था, और परीक्षा जो आयोजित की गई थी तो 1855 में लंदन में किया गया था। जब जो विस्तार किया गया पृथक प्रतिनिधित्व का, उसमें अब 1919 के अधिनियम द्वारा जो विस्तार किया गया उसमें अब सिख भी शामिल थे। पहले मुस्लिम ही थे, अब सिख भी थे। इंग्लैंड में एक भारतीय उच्चायुक्त नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई। तो उनमें क्या क्या था, तो वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल को जो मिली थी वो 1919 के अधिनियम द्वारा ही मिली थी, और इसके अलावा कुछ विषय जो थे उसकी अनुमति के बिना पूरा स्थापित नहीं किए जा सकते थे विधानसभा में। तो ये जो है 2 शक्तियाँ उसको मिली। विधानमंडल द्वारा नामंजूर विधेयक को वह पारित कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था वो विधानमंडल द्वारा नामंजूर विधेयक को पारित कर सकता था। ये भी शक्ति उसको 1919 के नियम द्वारा ही मिली। बाल गंगाधर तिलक ने इसको असंतोष, निराशा, बिना सूरज का सवेरा ये सब बताया। केंद्र सरकार अनुत्तरदायी ही बनी रही। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिस समय यह आया था उसमें वायसराय वेलिंगटन था। भारत सरकार अधिनियम जिसमें आया था वायसराय था वेलिंगटन। 1931 से 36 तक इसका कार्यकाल था वेलिंगटन का। इसमें प्रस्तावना नहीं था। अधिनियम जो लागू कब किया गया, आया था 35 में, लागू हुआ 1937 में। इसमें समिति के जो अध्यक्ष था वो लिनलिथगो था। लिनलिथगो का कार्यकाल जो था वो 1936 से 52 तक था। जब ये लागू हुआ तब जो है लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 42। अब वेलिंगटन का था 1931 से 36। इसकी विशेषता थी 14 अगस्त 1947 तक, मतलब 15 अगस्त के पहले तक 1947 के यही लागू रहा था। लंबे प्रलेख वाला नियम था। इसमें 321 धाराएं, 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 10 अनुसूची थे। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1919 के अधिनियम के ही प्रस्तावना को इस अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया था। तो प्रस्तावना इसमें किसकी जुड़ी थी, 1919 के अधिनियम की। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान कर की गई, या प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था लागू करने की बात इसमें की गई थी। मताधिकार को पहले से बढ़ाने की बात की गई थी। अब दलित महिला श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है इसके तहत बनाया गया था। दलित महिला श्रमिकों के लिए निर्वाचक मंडल पृथक। भारत में संघीय शासन की स्थापना इसी के तहत हुई थी, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी जो है इसी के तहत किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था, तो ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। पहले 3 भाग में भारत विभाजित था 1935 के पहले। 1935 के पहले 3 भाग में विभाजित था। अब विषयों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। 7वीं अनुसूची में संघ ये सब शामिल है। संघ सूची में 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को। यद्यपि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार था वो 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 और भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42, धारा 43 से प्रेरित है। पहली बार प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। और भगत सिंह को जब गिरफ्तार किया गया था तो लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघ सूची में 59, प्रांतीय में 54, समवर्ती में 36। अवशिष्ट अधिकार जो है गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए थे। इसके तहत 1935 के नियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया।
उत्तर रही था संघीय न्यायालय की स्थापना। इसको फेडरल न्यायालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई दिल्ली में। इस अधिनियम के तहत अदन और बर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई थी। बर्मा, जिसको म्यांमार अब कहा जाता है, इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता है, इसकी राजधानी न्यायपिता है। बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया था, अदन और बर्मा को। बर्मा की संसद का नाम न्यू हुआ तुआव है। 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो कलकत्ता तक ही सीमित था। और 1861 के द्वारा जो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वो थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। और 1866 में इलाहाबाद का हाई कोर्ट गठन किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान और फेडरल न्यायालय, ये सब जो है इसके तहत था। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्तक चार्टर कहा था और कहा कि एक ऐसी कार है जिसका ब्रेक फेल है और इंजन नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से रद्दी, बुनियादी, बुरा और स्वीकार करने पूर्णतः अयोग्य बताया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो 1935 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों का संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। डिकी बर्ड प्लान 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ था। 4 जुलाई को पेश हुआ, 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन प्लान जो है, इनकी पत्नी माउंटबेटन की एडविना थी। माउंटबेटन प्लान जो है 3 जून प्लान इसको कहा जाता है। ये 3 जून 1947 में बना था। ये साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था लंदन में। 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए किया था। इरविन ने भारतीयों को शामिल न करने की सलाह दिया था साइमन कमीशन में, कि इरविन ने कहा कि भारतीय नहीं शामिल होने चाहिए। 1927 में गठन हुआ था लंदन में। 1928 में भारत आया, बम्बई में सबसे पहले ये प्रवेश किया। 7 लोग थे इसमें, 7 जो है वो अंग्रेज थे। भारत सचिव उस समय बर्किन हेड था कंजर्वेटिव पार्टी का। भारत सचिव जो था बर्किन हेड था, कंजर्वेटिव पार्टी का था वो। नानावटी आयोग जो था वो गोधरा कांड की जांच के लिए बनाया गया था। लिब्राहम आयोग जो था वो बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित था। और जस्टिस वर्मा समिति जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। निर्भया कांड के समय बना था ये। भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा संघ की योजना विधान मंडल के लिए जवाबदेह प्रतिनिधि और सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। भारत के लिए संविधान क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो संविधान का निर्माण जो औपचारिक रूप से मांग किए थे, सबसे पहले तो मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। मानवेंद्र राय रात कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से मांग किया था संविधान निर्माण के लिए। पार्टी, अगर संविधान सभा को सर्वप्रथम कौन सी पार्टी ने मांगा था संविधान निर्माण का, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में कहा कि अपना संविधान होना चाहिए। और गांधी जी ने सबसे पहले मांग किया था संविधान निर्माण का, तो 1922 में किया था। स्वराज पार्टी 1924 में किया था, गांधी जी ने 1922 में किया था, मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में किया था औपचारिक रूप से। गठन की, संविधान सभा के गठन की सबसे पहले मांग बीजी तिलक ने किया था 1895 में।
संविधान सभा के गठन का सबसे पहले मांग 1895 में बीजी तिलक ने किया था और गांधी जी ने 1922 में किया था। स्वराज पार्टी 1924 में किया था। मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में किया था, 10 साल बाद। कांग्रेस ने कब किया था संविधान सभा के गठन का मांग सबसे पहले? तो 1937 के फैजपुर में जो महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था 1937 का, उसमें कांग्रेस ने मांग किया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले कब कहा कि जो है संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारत के लिए? तो 1942 के क्रिप्स मिशन में। 15 मार्च 1946 को स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने किया था। 15 मार्च 1946 को स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने किया था। और इसी के तहत 15 मार्च को घोषणा किया था क्लीमेंट एटली ने, और 24 मार्च को लगभग 10 दिन बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर, ये सब सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत ही किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 389 थी, 389। आज़ाद भारत में कैबिनेट संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 70 देशी रियासतों से थे, 229 प्रांतों से थे। सबसे ज़्यादा मैसूर से थे 7 सदस्य और त्रावणकोर से 6 सदस्य थे। तो संविधान सभा में सबसे पहले कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जब आज़ाद हो गया भारत, पाकिस्तान अलग हो गया, तब आज़ाद भारत में 299 सीट थी, जिसमें 70 देशी रियासत थे, 299 प्रांतों से थे। तो पहले जब 389 थे, उस समय चुनाव 296 सीटों पर हुआ था ब्रिटिश प्रांत से। चुनाव जो था वो 296 सीटों पर ही हुआ था, और 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, और इसमें जो है 292 सदस्य गवर्नर जनरल के प्रांत से रहते थे, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। जो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, उसमें भी अलग अलग किया गया। 292 सदस्य गवर्नर जनरल के प्रांत से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था। कुर्ग जो है कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। जो 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांत से कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही थे। तो जो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत में हुआ इसका चुनाव, उसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीता, मुस्लिम लीग 73 और 15 जो अदर जीते। और 93 सदस्य जो देशी रियासतों से थे, चुनाव में सभी देशी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। हैदराबाद रियासत शामिल होने से मना कर दी थी। जो देशी रियासतों के लिए 93 सीटें थी, उसमें जो है हैदराबाद ने मना कर दिया था। अब संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। 299 जो आज़ाद भारत में 299 सीट मिली, उसमें 70 देशी रियासतें और 229 प्रांतों से थे। उसमें जब हस्ताक्षर किया गया तो 284 सदस्य उपस्थित थे। इसमें 8 महिलाएं थी। इस पर हस्ताक्षर संविधान सभा पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सबसे बाद में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान सभा में एससी 26 सीट थी, एससी के लिए, एसटी के लिए 33 और महिला के लिए 15। 5 जो है उपचुनाव द्वारा महिलाएं जोड़ी गई थी और 10 जो है चुनाव के द्वारा जोड़ी गई थी। हंसा मेहता जो थी वो राष्ट्रध्वज लहराया था 14 अगस्त की मध्यरात्रि को। इस 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज खान रसूल। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था।
जुलाई 1946 में कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 जीती थी। देसी रियासतें इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कुल 211 सदस्य उपस्थित थे इस समय। पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्य उपस्थित थे। दूसरी बैठक जो है, कुल 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था। दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष इस समय थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रथम प्रारूप यही बनाए थे संविधान का, बी.एन. राव। नेक्स्ट है, टोटल 4 लोग नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी, ये जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले हैं। कौन कौन? नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी। बेनेगल नरसिंह राव, ये हैं प्रथम भारतीय जो बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज, और बाकी नागेंद्र, रघुनंदन, दलबीर ये सभी बने थे। 4 लोग बने हैं अभी तक। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक की शुरुआत 13 दिसंबर से हुई थी और इसी तीसरी बैठक के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यही बाद में संविधान की रूपरेखा बनी थी, प्रस्तावना बनी थी। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया था। 22 जनवरी को प्रस्तावना और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपना लिया गया था। फिर एक महीने बाद 15 अगस्त को तिरंगा लहराया गया। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार की उप समिति जे.बी. कृपलानी के अधीन थी। अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल थे इसके, और इसकी जो उप समिति थी वो एच.सी. मुखर्जी थे। प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है वो जूबा है। 193 सदस्य हैं वर्तमान में यूएनओ के, और यूएनओ का गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 51 देश थे उसमें, और इसी से यही यूएनओ के चार्टर से ही भारत के लोग ये शब्द लिया गया है। पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी ने 14 अगस्त की मध्यरात्रि को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत सारे जहां से अच्छा गाया था। पूर्णिमा बनर्जी ने हम भारत के लोग शब्द का सुझाव दिया था, और सुचेता कृपलानी ने राष्ट्रगान गाया था। कार्य संचालन समिति के मुंशी हैं राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। झंडा समिति जो है वो जे.बी. कृपलानी इसके हैं। राष्ट्रीय ध्वज समिति जो 23 जून 1947 को बनी थी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और झंडा समिति जो 2 अप्रैल 1931 को कराची में बना था, उसके जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। प्रत्यय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी वो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नागरिकता के लिए एस वरदाचारी। संविधान कार्यों के लिए समिति जो है जी.वी. मालवंकर थे इसके अध्यक्ष। प्रारूप समिति कुल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसको मसौदा लेखन, पांडुलेखन, ड्राफ्ट कमेटी ये सब कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जो है, इनका निर्वाचन पूरी बंगाल से सबसे पहले हुआ था। बाद में पूना सीट से पुनर्निर्वाचन हुआ बम्बई से, और एम.आर. जयकर को गांधी जी ने हटा करके फिर इनका निर्वाचन पूना सीट से कराया था, भीमराव अंबेडकर का। इसमें सदस्य थे गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा, कन्हैयालाल मणिकलाल, एकमात्र कांग्रेसी थे ये कन्हैयालाल मणिकलाल। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, मित्र माधव, DPTT। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 31 अक्टूबर 1947।
उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को और 22 जुलाई 1947 को झंडा ग्रहण किया गया था। 3 वाचन हुआ था। पहला 4 से 9 नवंबर 1948 प्रारूप तैयार किया गया था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक बहस चर्चा किया गया था और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को वोटिंग किया गया था और सबसे लंबा जो है वो दूसरा वाचन था। केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए और पारित किया गया था। उसमें 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं और केवल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था इस पे, संविधान सभा पे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस को मनाना घोषित किया था, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसको घोषणा किया गया था। निर्वाचित सभा द्वारा भारत संविधान निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव। निर्वाचित सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार यमन राय 1934 में। भारत संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 1 प्रति के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा प्रातिनिधिक निर्वाचन का सुझाव दिया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने अपना कार्यभार संभाला था। 2 सितंबर 1946 को और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। अध्यक्ष वायसराय था। उपसभापति या उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1945 में आई थी। इसके तहत हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी कार्यकारी परिषद में वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्ति पर भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाना और भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना बेबल योजना के तहत बोला गया था। संविधान सभा जो थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा बहुदलीय निकाय थी। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसने वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा जो थी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, जिसमें कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार नहीं प्राप्त था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो अस्थायी थे फ्रैंक एंथोनी थे। और प्रथम अस्थायी सभापति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति जो थे फ्रैंक एंथोनी थे, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा वो मनोनीत किए गए थे, फ्रैंक एंथोनी उपसभापति। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से इनका निर्वाचन होता है। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 165 दिन। 11वें अधिवेशन के दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और सबसे बाद में इसकी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। पहला प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। 243 आर्टिकल, 133 अनुसूची। और राष्ट्रपति करते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया था 26 नवंबर 1949 से। 26 नवंबर 1949 से नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध। बाकी शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राजकीय चिन्ह जो है 26 जनवरी अपनाया गया था। तो नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे। बाकी सभी कुछ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जैसे राजकीय चिन्ह वगैरह। 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की एक बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो अंतिम बैठक थी। कुल 12 बैठक हुई थी इसको मिला करके। कुल 15 महिलाएं थीं। साम्यवादी दल, समाजवादी दल, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान सभा में। साम्यवादी, समाजवादी, हिंदू महासभा प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान सभा में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया था भारत ने। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक के दिन संविधान सभा भंग कर दी गई थी और अंतरिम संसद का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का भी अस्तित्व समाप्त हो गया था। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत जो था, 24 जनवरी 1950 को इसीलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यूपी नाम पड़ा था, संयुक्त प्रांत हटा करके। और यूपी दिवस 2018 से मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाना शुरू हुआ था 2008 से। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, बर्केनहेड के सुझाव पर गठित किया गया था। ग्रेनविले ऑस्टिन जो था एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, संविधान सभा को कहा था एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। कांग्रेसी भारत है। लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा था। चर्चिल ने बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा ने एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, ऐसा चर्चिल ने कहा था। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। और आइवर जेनिंग्स ने ही वकीलों का स्वर्ग कहा था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना था। अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, अध्यक्ष बेबेल था इसका। कुल 15 लोग थे। मुस्लिम लीग के 5 थे, कांग्रेस के 14 थे। मुस्लिम लीग जो थी वो बाद में शामिल हुई थी। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान का प्रथम पीएम था, वो वित्त मंत्री था इसमें। CH भाभा कार्य खान ऊर्जा मंत्री थे। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। CR गोपालाचारी शिक्षा थे। आज़ाद भारत में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे और गुलाम भारत में CR गोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह विभाग थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल वगैरह। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री था। वर्तमान में अर्जुन मेघवाल हैं। डाक विभाग था अब्दुल रब निस्तार और वाणिज्य था आई चुंदरीगर। देखेंगे तो पहला स्रोत तो है 35 का अधिनियम। इसमें से संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सब 1935 के अधिनियम से लिया गया है। एक चीज़ है, लोकसभा में जो है प्रश्नकाल 11 से 12 पे होता है। लोकसभा में प्रश्नकाल 11 से 12। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मौखिक जवाब मिलता है उसका। और शून्यकाल जो होता है 12 से 1 होता है, इसमें लिखित जवाब मिलता है।
शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 12 से 1 लोकसभा में, और राज्यसभा में प्रश्नकाल उल्टा होता है। 11 से 12 शून्यकाल होता है राज्यसभा में और 12 से 1 प्रश्नकाल, और लोकसभा में 12 से 1 शून्यकाल और 11 से 12 प्रश्नकाल। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कैग जो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी जो एजी है, सेवा का अधिकार केंद्रीय स्तर पर, एमपी और बिहार में लागू है ये, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है जो लिखित संविधान है वो वित्तीय आपात, लेकिन आपातकाल जो है वो जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्च PIL, पुनर्विलेखन जो है न्यायिक पुनर्विलेखन, उद्देशिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निषेध तत्व भाग 4 36 से 51 में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी बर्लिन है। बीबी गिरी 1913 में आयरलैंड की आज़ादी में हिस्सा लिए थे बीबी गिरी 1913 में। राज्यसभा के नामांकन के लिए सदस्य जो 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं, नामांकित होते हैं, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, संविधान के निवर्चन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, भारत और यूएसए दोनों में एक समान। प्रथम पूर्ण लिखित संविधान यूएसए का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है, मात्र 7 आर्टिकल है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के आधार पर होता है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति, जीएसटी मॉडल, परामर्शी न्यायालय, निर्णयन, ये सब जो है आर्टिकल जो उच्चतम न्यायालय का जो 143 के तहत सलाह देता है, ये सब जो है वो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, भाषा, व्यापार, वाणिज्य, समागम, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल, सोवियत के संविधान से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब जर्मनी से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यदि भारत संघ में के एक नए राज्य का गठन करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। अब संविधान की अनुसूचियां हैं तो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। 9, 10, 11, 12 ये संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई हैं। तो 9वीं पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं 73वें और 12वीं 74वें। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं उनके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी के। तीसरी अनुसूची में शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, जैसे यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है। 5वीं अनुसूची में प्रशासन है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का। 6ठी अनुसूची में अमेमित्री का जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। 7वीं में संघ राज्य क्षेत्रों में शक्तियों का विभाजन है, संघ राज्य समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में 61 हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा है, 22 भाषाएं हैं। नेमको जुड़ी थी 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी जुड़ी थी 1967 में
21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा के रूप में, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली सम्मय बोडो जुड़ी थी। सम्मय बोडो 2003 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और पूर्वोत्तर का जो सिक्किम है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है। सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची प्रथम इसमें पीएम जवाहरलाल नेहरू थे जब संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 ख और का जोड़े गए थे। भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, ये सब सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण अधिनियमों का विधिमानीकरण। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे, और हेमंत करके जो हैं वो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। दल बदल इससे संबंधित है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। 24 अप्रैल 1993 से लागू है। इसमें जब ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन लाया गया था तो प्रधानमंत्री थे बीवी नरसिम्हा राव। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख है। इसमें 18 विषय हैं। नगर पालिका के तहत नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। यूपी में 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर। 1688 में मद्रास में पहला नगर निगम भारत का स्थापित किया गया था। उपाधियों का अंत मूल अधिकार के अंतर्गत है। ग्राम पंचायतों का संगठन डीपीएसपी के तहत है। 6 से 14 आयु के बच्चों को शिक्षा मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात राज्यों का संघ जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 के तहत अनुच्छेद में दिए गए हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, तो ये इस अकॉर्डिंग से मूल अधिकार में आएगा। 6 से 14 आयु के बच्चों को शिक्षा मौलिक कर्तव्य में आएगा। महान्यायवादी भाग 5 में आर्टिकल 76 के तहत आता है। कोयलो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 2008 के बाद से। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। योजना आयोग का गठन आर्थिक नियोजन के तहत ही किया गया था। समवर्ती सूची में पशु क्रूरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनगणना, शिक्षा, वन, पंचायती राज्य, ये सभी हैं। शिक्षा पर प्रभाव किसका किसका पड़ा है संविधान में, तो डीपीएसपी का पड़ा है आर्टिकल 45 के तहत। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है इसमें। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय आर्टिकल 243 6 से 243 ब के तहत है। शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है। 5वीं और 6वीं 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा का प्रभाव है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है कि आर्टिकल 21, 14 और 19 का उल्लंघन होने पर 9वीं अनुसूची में डाले गए इससे संबंधित विषयों की समीक्षा की जाएगी। गैस, प्राकृतिक गैस, इन सब का विक्रय राज्य सूची में है, लेकिन प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है वो संघ सूची में है। कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, विद्युत उपभोग, विक्रय, श्रम, ये सब राज्य सूची में है। शिक्षा, विद्युत, वन, आर्थिक सामाजिक नियोजन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, विवाह, ये सब समवर्ती सूची में है। रेलवे, निगम, जनगणना, निर्वाचन, ये सब केंद्र सूची में है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा है। 243 ख में ग्राम पंचायत है। 243 घ में पंचायतों में आरक्षण है, मतलब 243 डी में। 9 ख सहकारी समितियां हैं। इसमें 243 ZH से ZT तक। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। संविधान के भाग के बारे में है तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 2 में नागरिकता है। 5 से 11 अनुच्छेद। 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 के तहत। 4 में डीपीएसपी है 36 से 51। 4 क में मौलिक कर्तव्य है 51 का। भाग 5 में संघ है, ये सबसे बड़ा भाग यही है। भाग 5 इसका है अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक।
भाग 7 निरसित है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। लद्दाख का गठन 239 के तहत किया गया और J&K का 239 का के तहत और दिल्ली का 239 का के तहत। 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें हैं। 16 अनुच्छेद हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 243 का से 243 सड़ा तक, 243 से 243 ओ। 9A में नगर पालिकाएँ हैं 74वां 1992। 18 विषय 243 पी से ZG तक 243। 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र है 244 से 244 का तक। 11 में संघ राज्य संबंध है। विधायी संबंध है 245 से 55 तक और प्रशासनिक संबंध है 256 से 63 तक। 12 में वित्त संपत्ति है 12 वित्त 264 से 300 का तक। 13 में व्यापार समागम है 13 में व्यापार 301 से 307 अनुच्छेद तक। 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 323 तक। 14 का में अधिकरण है NGT वगैरह जो है CBI वगैरह। अनुच्छेद 323 AB 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको 14A को। भाग 15 निर्वाचन है 324 से 329। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में निर्देश है जैसे 330 से 342 तक। तो एंग्लो इंडियन 330 में लोकसभा 300 अब ये निर्देशित कर दिया गया है। 17 में राजभाषा है 343 से 351 तक। 18 में आपात उपबंध है अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 20 में संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 22 में संक्षिप्त नाम वगैरह है अनुच्छेद 393 से 395 तक। अनुच्छेद 338 में SC कमीशन है। 338A में ST, 338B में OBC। अनुच्छेद 143 सलाह है राष्ट्रपति जो है वो CGI से लेता है। 243 पंचायत नगर पालिका से संबंधित है। 343 हिंदी भाषा से संबंधित है। 348 SC HC अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही होगी 348 के तहत। और 350 का मातृभाषा जो है हिंदी होगी। 351 संघ हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा। 351 के तहत हिंदी जो है प्रचार प्रसार करेगा संघ। संविधान की प्रमुख विशेषता जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत मानते हुए अस्वीकार कर दिया था, लेकिन ड्वाइट वाल्डो फ्रैंक मेरनी ने माना है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है। जॉन लॉक, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, अम्बेडकर ने कहा है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, केसी व्हीकर ने कहा है। अर्ध संघीय संविधान, तो एकात्मक संविधान के लक्षण और संघीय संविधान दोनों के लक्षण भारत में पाए जाते हैं। तो एकात्मक का लक्षण है एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति या आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट के समय अनुच्छेद 356-57, अनुच्छेद 254 के तहत समवर्ती सूची के विषयों में संघ का वर्चस्व, अनुच्छेद 3 और 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्ति, ये सब जो है एकात्मक संविधान के लक्षण है। अब संघीय संविधान के लक्षण देख लेंगे तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनिवार्य शर्त यह है कि संघीय होने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय लक्षण का अनिवार्य शर्त होती है। और द्विसदनीय व्यवस्था जो है, राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व, तो ये सब जो है वो संघीय संविधान के लक्षण हैं। राज्य व्यक्तियों का समूह या समुदाय है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है।
संसदात्मक शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया है इंडिया ने। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। इसी के साथ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75(3) के तहत। ये सब संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं। फिर से देखेंगे, व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार जो बनती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। संविधान पीठ का गठन 145(3) के तहत न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। संविधान पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 145(3) के तहत किया जाता है। न्यूनतम सदस्य 5। 75(5) जो है अनुच्छेद, बिना मंत्री बने 6 माह तक पद पर बने रहने के लिए है। 75(5), लेकिन 6 माह से ज़्यादा नहीं बना रह सकता है। राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पीएम होता है। संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसके तहत डीपीएसपी भाग 4 में है। समाजवादी राज्य राजनैतिक समानता या न्याय उद्देशिका में इसका उल्लेख किया गया है। समाजवादी राज्य और राजनैतिक न्याय समानता उद्देशिका में। इंडिया में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है। अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली सर्वप्रथम यूएसए में इसको लागू किया गया था। इसके तहत कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये अपने मंत्रिमंडल का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं है। अगला है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। सही है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो गलत है। भारत एक संघीय राज्य अर्ध संघीय राज्य तो है, संघीय राज्य नहीं है। इंडिया यद्यपि पूर्ण संघ नहीं है, लेकिन इसके अनेक प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। इस कारण से भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह कथन गलत है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। अगला कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय प्रणाली का गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों सही हैं, व्याख्या है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मकवाद के साथ जोड़ा गया है और राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। दोनों कथन सही हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग जो हैं वो खराब शासन के राजनीतिक दलों को कोसते हैं। दोनों कथन सही हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। तो बिल्कुल सही है। अभी विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। भारत का संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। सही है। भारत का संविधान मूल रूप से संघीय संविधान है। भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय लेकिन प्रबल एकात्मक
सामान्य स्थिति में परिसंघी लेकिन आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक है। बिल्कुल सही है कथन सब। भारत का संविधान मूल रूप से संघीय संविधान है। मूल रूप से देखा जाए संघीय संविधान है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 272 के तहत प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका को। विकास प्रशासन की अवधारणा फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स की है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का समर्थक हेनरी फेयोल है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन है डानहन का। प्रोफेसर डायसी ने लिखा है कि द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक है इनकी। संवैधानिक सलाहकार का अर्थ होता है संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। राज्य की सत्ता पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। राज्य सत्ता पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए। ये होती है संवैधानिक सरकार। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है लेकिन यूएसए में राज्यों के पास है। भारत के उच्च सदन में 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, लेकिन यूएसए के उच्च सदन में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1980 के दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकती है। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप बारे में है तो जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को, राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया 26 जनवरी 1950, 14 जुलाई राष्ट्रध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज 3:2 में है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 का जो चौथा अधिवेशन था उसी में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई को। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। संविधान संशोधन 368 में संघ का वर्चस्व होता है। अखिल भारतीय सेवाएं ये सब जो है वो एकात्मक लक्षण है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी एकात्मक लक्षण है। एकीकृत न्यायपालिका भी जो है वो एकात्मक लक्षण है। द्वैध राज पद्धति, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब संघात्मक लक्षण है। इंग्लैंड के समान संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। विधि का शासन जो होता है नैसर्गिक न्याय पर आधारित होता है। परंपराओं की भूमिका को महत्व दिया गया है संविधान में। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, जी ऑस्टिन ने कहा है। संविधान की उद्देशिका के बारे में देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वही इसका स्रोत है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में है। संविधान में आरक्षण शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। आरक्षण शब्द का एक बार अब तक इसमें संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की, बंधुता 1 प्रकार की, इसका उल्लेख है। 1960 में बेरोजगारी मामले में संविधान का अंग नहीं माना गया था। 1973 में केशवानंद भारतीयवाद जो आया था, इसमें 13 जज बने थे, सबसे बड़ी पीठ थी ये। इसमें उद्देशिका संविधान का भाग माना गया। मूल ढांचे का सिद्धांत की अवधारणा भी
केशवानंद भारतीवाद से संबंधित है 1973 में। फिर आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें संविधान की मूल आत्मा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया और गोलकनाथवाद को भविष्यलक्षी विनिर्णय भी कहा जाता है। 11 जज थे, दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी और CGI इसमें थे AN रे। फिर मदन गोपाल केस जो है इसमें प्रवर्तनीय नहीं है, उद्देशिका प्रवर्तनीय नहीं है। LIC मामला जो 1995 में आया था, इसमें आंतरिक हिस्सा, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है बोला गया था। नेक्स्ट है 26/1/1950 को सही संवैधानिक स्थिति जो थी उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वही प्रस्तावना बना था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्रम इसमें क्या है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संप्रसपम लोग। प्रस्तावना न्याय योग्य प्रकृति नहीं है, इसकी लागू नहीं किया जा सकता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह कहता है। यूनियन संघ जो है केवल आर्टिकल 1 में यूज हुआ है, पूरे संविधान भर में यूनियन शब्द संघ आर्टिकल 1 में यूज हुआ है। KM मुंशी हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। किस वाद में एसी ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तो बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे पहले बॉम्बई वाद में कहा गया था। उद्देशिका संविधान का भाग है, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, यह बॉम्बई वाद में कहा गया था। आर्थिक न्याय भारतीय संविधान में उद्देशिका और DPSP में है। आर्थिक न्याय भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संसद नया राज्य निर्माण कर सकती है, इसमें अनुसूची 1 और 4 में संशोधन का प्रावधान करके। नए राज्य के निर्माण करने के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन का प्रावधान है। इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा अनुच्छेद 4(2) के तहत। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के जिसमें परिवर्तन करना है के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिसके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना है या जिस पर प्रभाव पड़ना है। तो अगला निष्ठ है भारत संघ नहीं है, तो ये गलत है। और किसी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, तो यह कथन गलत है कि भारत संघ नहीं है, यह कथन गलत है क्योंकि आर्टिकल 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेहरू पटेल P सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। आर्टिकल 239 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 240 में। अनुच्छेद 240 1 क में अंडमान निकोबार से संबंधित है। अनुच्छेद 240 1 ख में लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ख में अनुच्छेद 240 में कई आर्टिकल हैं, तो अनुच्छेद 240 क में अंडनिको, ख में लक्षद्वीप खल, ग में दादरा नगर हवेली गदा, घ में दमन दीव तो गध, और अंगा में पुदुचेरी तो नंगुप,
2019 में इसे विलोपित और ग में दादरा नगर हवेली। अब ग में ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव दोनों हैं। दमन दीव जो है वो खंभात की खाड़ी में है। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको पूर्ण राज्य बनाया गया, 22वां राज्य के रूप में। अब क्रम देख लेंगे तो आरागुन हही, मेसी, अरुगो, छत्ती, उठ, झार, तेलंगाना। विशेष श्रेणी के राज्य 8 हैं, पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। कांग्रेस के नागपुर सत्र में जो 1920 में हुआ था, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया गया था, ये भी गठन है, सही है। वही कांग्रेस 1920 में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर की, लेकिन 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ईस्वी में 57 जोड़ने पर संवत प्राप्त हो जाता है। ईस्वी में कृष्णस्वामी अय्यर ने उद्देशिका को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, आत्मा है। अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी कहा है प्रस्तावना को। जीएसटी सबसे पहले असम ने पास किया था। संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय जो है राष्ट्रपति बनाते हैं और जो नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में तो अनुच्छेद 1 से 4 में भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दोनों कथन सही है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, दोनों सही है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत 1858 से 1947 तक इंडिया ही प्रयोग किया गया था, इंडिया शब्द। तो अनुच्छेद 1 के तहत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। यद्यप संविधान की संरचना संघात्मक है, लेकिन प्रारूप समिति ने संघ शब्द का ज़्यादा जोर दिया। मतलब फेडरल नहीं, संघ, यूनियन पर ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। फेडरल शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं है। भारत जो है एक विभिन्न इकाइयों के बीच करार का परिणाम नहीं है। संघ की इकाइयों को संघ से अलग करने का अधिकार नहीं है। दोनों कथन सही है। पहली अनुसूची में क्षेत्र ही राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। पहली अनुसूची में क्षेत्र, विनिर्दिष्ट क्षेत्र, राज्य उसके क्षेत्र होंगे। राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं वो ये सब शामिल हैं अनुच्छेद 1(3) में। इसके तहत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 2, इसके तहत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना विशेष बहुमत से कर सकती है। राज्य संसद जो है नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। जैसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया और 36वें द्वारा राज्य का दर्जा दे दिया। अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 में नया राज्य का निर्माण करती है। अनुच्छेद 2 में जो बने बनाए राज्य हैं उन राज्यों को शामिल करती है भारत में और गठन करती है उन्हीं राज्यों से। किसी नया राज्य निर्माण करने की शक्ति जो है वो
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इस पर आवश्यक होती है। वो राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजेगा, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है राज्यपाल की। उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। 239 जो है लोकसभा, 239 का J&K नहीं, 239 का लद्दाख से संबंधित है, 239 का J&K और 239 का दिल्ली से संबंधित है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में ये बोला गया है। साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है जो भी इसके तहत बनेगा। बेरूबाड़ी 1960 में इसी के तहत संविधान संशोधन के द्वारा ही पाकिस्तान को सौंपा गया था। 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य को पाकिस्तान को सौंपा गया। 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके धर आयोग बनाया गया था। भाषाई प्रांत आयोग पहला था ये। इसका गठन 1 नवंबर 1947 को किया गया था। रिपोर्ट इसने 1948 में प्रस्तुत किया था। इसने कहा कि प्रशासनिक सुधार के अनुरूप जो है राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। और JVP समिति 1 अप्रैल 1949 को जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ने इसका गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1949 को इसने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। जब 1952 में तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की घोषणा किया, तब 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। फजल अली आयोग 1953 में बना था। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके तहत 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे। फजल अली अध्यक्ष थे। सदस्य थे KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 1955 में रिपोर्ट इसने सौंपा था। फजल अली आयोग ने पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार माना था और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जो धर आयोग और JVP समिति था, ये भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन को वैलिड माना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया इसी रिपोर्ट के आधार पर। इसी के रिपोर्ट के फजल अली आयोग के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति पर 1956 में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था।